तो क्या हो गया बेटा सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का बेटा जो टाइम पीरियड आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, और जिस पे डिपेंड करेगा उसके बदलने पे क्या क्या चीजों में चेंज आएगा। हम कई बार जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं, यार तुम बहुत रिजिड हो। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज नहीं बदल रहा है। पाइवोटेड का मतलब बेटा आप हिंदी में समझो बिल्कुल कि हमने गाड़ दिया, ऐसा ये जो खूंटा रहता है ना हमने गाड़ दिया था। याद रखना बेटा ये जो एंगुलर एसएचएम की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे काफी छोटे एंगल्स की बात हो रही है। क्लियर है। कई जगह हम एंगल्स को निगलेक्ट भी कर देंगे, जहां करेंगे वहां पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सर एक्सट्रीम एंड का मतलब कि मतलब ये पेंडुलम इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता है बेटा, इधर से ये वापस ही आएगा। अब ये डायग्राम बना लूं, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 04 लेकर के आए हैं और आज हम 04 लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी लिस्ट दी गई है, पर जितना ही आपको दिख रहा है ये इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगा। क्लियर है। सबसे पहले क्या पढ़ना है बेटा, एंगुलर एसएचएम। सर ये एंगुलर एसएचएम क्या है बेटा? स्टार्टिंग में हमने जो एसएचएम पढ़ा है वो एक लीनियर एसएचएम था। क्लियर है। अब हम यही सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ एंगल्स पढ़ने वाले हैं। याद करो क्या बेटा, पहले आपने स्टार्टिंग में लीनियर मोशन पढ़ा है। क्लियर है। आपने वेलोसिटी निकाली होगी, एक्सेलरेशन निकाला होगा, डिस्प्लेसमेंट निकाला होगा, और उसके बाद आपने क्या पढ़ा, सर्कुलर मोशन पढ़ा, जिसमें आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, एंगुलर वेलोसिटी देखी और एंगुलर एक्सेलरेशन देखा। सेम उसी तरीके से बेटा अब हमारा जो खेल होने वाला है, खेला हो बे, तो वो किसके टर्म्स में होगा? एंगल के टर्म्स में खेल हो रहा होगा। क्लियर है। तो उसको समझेंगे। क्लियर है। उसके बाद आ जाएंगे बेटा हम पढ़ने के लिए क्या, सिंपल पेंडुलम। आप जो एक इमेज लेकर के चल रहे हो पेंडुलम की, या आपने टीवी में जहां पे पेंडुलम देखे हैं या कहीं वॉल में या किसी के घर में देखे होंगे पेंडुलम, तो वही कैसे हैं बेटा, सिंपल पेंडुलम होते हैं। क्लियर है। उनका टाइम पीरियड देखेंगे, वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का बेटा जो टाइम पीरियड आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, और जिस पे डिपेंड करेगा उसके बदलने पे क्या क्या चीजों में चेंज आएगा, तो हम पढ़ेंगे वो इफेक्ट ऑफ जी में। क्लियर है। यहां पे जी क्या है बेटा, आपकी ग्रेविटी है। क्या है? आपकी ग्रेविटी। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम में उसी मोमेंट पे आपको समझा रहा हूं जब हम कंपाउंड पेंडुलम की स्टार्टिंग कर रहे होंगे। क्लियर। और लास्ट आ जाएगा बेटा हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा होगा, जब हमारा लॉस ऑफ एनर्जी कंसीडर किया जाता है उस ऑसिलेशन को हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन में से बेटा ज्यादा कुछ नहीं आता है आपके एग्जाम में। डैम्प्ड ऑसिलेशन की बस एक इक्वेशन लिखवाऊंगा और उसी के साथ एक ग्राफ लिखवाऊंगा, दैट्स इट। उसके अलावा आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन में कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहां से बेटा, एंगुलर एसएचएम से। क्या कह रहा है एंगुलर एसएचएम? एंगुलर एसएचएम बेटा कह रहा है व्हेन अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है? रिजिड का मतलब होता है बेटा ठोस। क्लियर है। हम कई बार जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं, यार तुम बहुत रिजिड हो। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज नहीं बदल रहा है। क्लियर है। तो कोई भी चीज बेटा जब शेप एंड साइज चेंज नहीं करेगी तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्लियर है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एक रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं। व्हेनेवर अ रिजिड बॉडी पाइवोटेड अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। पाइवोटेड का मतलब क्या है सर? पाइवोटेड का मतलब बेटा आप हिंदी में समझो बिल्कुल कि हमने गाड़ दिया, ऐसा ये जो खूंटा रहता है ना हमने गाड़ दिया इधर पे, कि कोई भी चीज है उठाया और उसको इस तरीके से गाड़ दिया हमने, और इधर से अगर इसको ऐसे मूव करेंगे तो बेटा ये ऐसे ऐसे करेगा कि नहीं करेगा, देखो। क्लियर है। तो ये भी अपने आप में क्या है, एसएचएम है। तो पाइवोटेड मतलब उस पॉइंट से हमने हिंज कर दिया, मतलब इस तरीके से हो सकता है पर आगे या पीछे नहीं जा सकता है। क्लियर है। तो पाइवोटेड अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन देन इट कैन ऑसिलेट। सच ऑसिलेशन आर एंगुलर इन नेचर एंड फॉर स्मॉल एंगल्स वी कैन राइट एंगुलर एसएचएम। याद रखना बेटा ये जो एंगुलर एसएचएम की हम लोग बात करते हैं तो यहां पे काफी छोटे एंगल्स की बात हो रही है।
क्लियर है? कई जगह हम एंगल्स को निग्लेक्ट भी कर देंगे, जहां करेंगे वहां पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लो बेटा ये आपको एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी दी गई है, इसकी लेंथ बेटा L मान लो कि L लेंथ की स्ट्रिंग है। ठीक है, इसका बेटा एक एक्सट्रीम एंड इधर पे है। सर एक्सट्रीम एंड का मतलब कि मतलब ये पेंडुलम इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता है बेटा, इधर से ये वापस ही आएगा। अभी डायग्राम बना लूं, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी। क्लियर है? तो ये जो एंगल है, इस एंगल को बेटा मैं बोल देता हूं फाई। क्या बोल देता हूं? फाई। ये जो पोजीशन थी, ये किसकी पोजीशन थी बेटा? मीन पोजीशन की। और क्योंकि ये मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो ये कर सकता है, तो क्या बेटा इसके लिए ये एक एक्सट्रीम पोजीशन का काम कर रहा होगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है, क्या उसे हम ए एम्पलीट्यूड से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? ए एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। क्लियर है? जैसे बेटा आप इधर पे ये बॉल देखो, ये अभी कहां पे है? अपने मीन पोजीशन पे। क्लियर है? अब अगर मैं इसको बेटा एसएचएम कराऊं तो ये देखो, तो ये जो बेटा इसका एक्सट्रीम एंड है, ये मीन पोजीशन से लेकर के ये क्या हो गया बेटा? एक्सट्रीम एंड, क्योंकि यहां से ये पलट के वापस आ रही है। क्लियर है? तो यहां पे सारी चीजें किसके टर्म्स में हो रही है? एंगल के टर्म्स में, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है बेटा? एंगुलर एसएचएम। तो ये पोजीशन हो गई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हम बीच की कहीं बात करें तो क्या होगा? हमने कहा देखो, अगर सर आप बीच की कहीं बात करोगे, मान लो ये पोजीशन आप ले लेते हो, तो ये एंगल को मैं बोल देता हूं थीटा, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, इसको मैं एक्स बोल देता हूं। क्लियर? अच्छा, आप यहां पे बेटा चीजें देखो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक दूसरा पॉइंट है, और इसको आप क्या इस तरीके से जोड़ रहे हो? हाँ या ना? तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा? ये चीज क्या है? एंगल है, और इस एंगल को क्या बोल रहे हो? फाई। ये क्या है? लेंथ है, और ये वाली चीज क्या होती है बेटा? आर्क होती है। और ये लेंथ किसके बराबर है बेटा? इसके रेडियस के बराबर है। तो आपको अगर ये रिलेशनशिप याद हो कि हमने कहा है कि हमारा जो एंगल होता है दैट इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है। तो बेटा यहां पे अगर एम्पलीट्यूड की बात करूं तो एम्पलीट्यूड का एंगल कितना है? फाई। आर्क कितना है बेटा? ए। और इसकी रेडियस कितनी है? ये एल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल की जगह क्या आ जाएगा बेटा? फाई इक्वल्स टू आर्क कितना है बेटा? एम्पलीट्यूड के बराबर अपॉन रेडियस कितना है बेटा? एल। तो यहां से हमारी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? फाई इंटू एल के बराबर। ये हमारा क्या आ गया? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया सर हमारा। सेम बेटा हम लोग ये एक्स के लिए निकाल सकते हैं। तो यहां पे ये आर्क कितना हो गया? एक्स। रेडियस तो एल है ही, और ये एंगल कितना हो गया बेटा? थीटा। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, एंगल की जगह क्या आ जाएगा बेटा? थीटा इक्वल्स टू आर्क कितना बोला आपने? एक्स, और लेंथ कितना है? एल। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं बेटा? एक्स इक्वल्स टू क्या थीटा इंटू एल के बराबर आ जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल आ जाएगा। अब सेम बेटा हम लोग लीनियर इक्वेशन या लीनियर एसएचएम का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे आपने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पढ़ी है, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। अब बेटा ओमेगा टी के साथ हम लोग फाई नॉट नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा फाई यहां पे ऑलरेडी एंगल ले लिया है, तो चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पे अल्फा लिख लेता हूं, पर आप तो समझ ही जाओगे ये क्या है बेटा? आपका इनिशियल फेज है। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां पे है वो ये अल्फा बताता है। क्लियर? तो यहां पे x की जगह कितना आ जाएगा?
क्या बेटा x की जगह यहां पे थीटा इंटू एल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड की जगह क्या आ जाएगा सर, यहां पे सर फाई इंटू एल आ जाएगा और फिर यहां आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा के बराबर। क्लियर है? तो बेटा यहां से एल गुजर गए तो थीटा इक्वल्स टू फाई साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये बेटा आपके पास आ जाता है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंगल के टर्म्स में। क्लियर है? पहले क्या लिखते थे आप, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब यहां पे सेम देखो, जैसा बेटा यहां पे x है क्या वैसे ही थीटा है कि नहीं है, और जैसा यहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a रहता था, अब यहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना है, फाई है। क्लियर है? बराबर समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। अब आगे ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा ध्यान इधर ही पे रखना, ठीक है? अब मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो सर हम लोगों ने सीखा है कि अगर मैं डी थीटा अपॉन डी टी लिख दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही। बेटा यहां पे वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किसका साइन है, ओमेगा का साइन है। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा इक्वल्स टू, यहां पे बेटा आ जाएगा हमारा फाई। क्लियर है? यहां से ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी प्लस अल्फा के बराबर। ये हमारा रिलेशनशिप आ जाएगा किसका बेटा, वेलोसिटी का। क्लियर है कि नहीं है? अब सेम जैसा आपने वेलोसिटी निकाला सर, ऐसे ही आप हमें क्या निकाल के दिखा दो, एक्सेलरेशन। तो यहां पे लिख देता हूं क्या बेटा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे आ जाएगा सर, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर कर दूंगा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे तो बेटा एक्सेलरेशन देगा कि नहीं देगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसी का कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का फाई, यहां पे आ जाएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर और वापस से क्या आ जाएगा, साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस अल्फा के बराबर। क्लियर है? और आप यहां पे अगर आप देखो तो बेटा क्या फाई साइन ओमेगा टी थीटा के बराबर है, मतलब फाइन फाई साइन ओमेगा टी, ये टर्म किसके बराबर है बेटा, थीटा के बराबर है। तो यहां पे लिख देता हूं डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा के बराबर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से हम देख सकते हैं कि बेटा हमारा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा, एस एच एम कर रहा है। क्लियर है? और इसका अगर डिफरेंशियल फॉर्म करना है तो बेटा इसको यहां लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा बेटा एंगल के टर्म्स में डिफरेंशियल फॉर्म आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बच्चों? तो हम क्या कर चुके हैं, सेम जैसा पहले हमने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन देखी थी, सेम उसी तरीके से एंगुलर एसएचएम में हमने यहां पे क्या क्या निकाल लिया है। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ये हमारी हो गई बेटा वेलोसिटी की इक्वेशन, और ये हमारी किसकी हो गई बेटा, इसे डब्बे में हम लोग बंद कर लेते हैं, ये हमारी किसकी इक्वेशन हो गई बेटा, एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो गई। और यहां पे सेम मैंने डिफरेंशियल फॉर्म भी लिख दिया एंगुलर एसएचएम का। क्लियर है? यहां पे बेटा मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स। सर रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है बेटा? अभी तक
आप लोग कौन सा फोर्स पढ़ रहे थे? क्या लीनियर फोर्स के बारे में? जब लीनियर फोर्स के बारे में आप पढ़ रहे थे तो आप क्या बोलते थे कि जो फोर्स है F दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स के बराबर। हाँ सर, हम यही बोलते थे। अभी चीजें क्या कर रही हैं? एंगुलर है ना। एंगुलर मतलब चीजें घूम रही हैं। यहां पे देखो, एंगुलर का मतलब क्या होता है बेटा? चीजों का घूमना ही तो होता है। एंगुलर का मतलब देखो, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। मतलब इसको अगर ऐसे घुमा दोगे तो ये पूरा रोटेट करेगा। हम पूरा नहीं घुमा रहे हैं, बस थोड़ा सा ही घुमा रहे हैं, इतना। क्लियर है? तो बेटा कुछ ना कुछ रोटेशन वाला इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब ध्यान से देखना, एक बहुत खास पॉइंट है। मैं थोड़े पास आ जाता हूं, ध्यान से देखो। ये इधर पे अगर बेटा इसको मैं यहां से डिस्प्लेस कर दूं, मैंने यहां से इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, तो आप इतना इमेजिन कर पा रहे हो कि जैसे ही ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो कोई एक ऐसी फोर्स लग रही है जो इसको वापस यहां ला रही है, और जैसे ही ये इधर से इधर जा रहा है तो फिर से कोई ऐसी फोर्स लग रही है जो इसको फिर से बीच में ला रही है। ध्यान से देखो, देखो जैसे ही ये इधर पहुंचा फिर ये इधर आना चाह रहा है, फिर जैसे ये इधर पहुंचा ये इधर लाना चाह रहा है। मतलब ऐसी कोई चीज है जो इसे वापस लाना चाह रही है, इसे रीस्टोर कर रही है। वर्ड में ही सब कुछ छुपा हुआ है। क्या कर रही है बेटा? इसको रीस्टोर। क्लियर है? और घूमने वाली चीजें, दैट मींस क्या लग रहा होगा बेटा? टॉर्क लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? टॉर्क। जब लीनियर होता है तो फोर्स लगता है, और जब घूमने वाला इफेक्ट आता है तो हम क्या बोलते हैं बेटा? टॉर्क। क्लियर है? तो रीस्टोरिंग फोर्स का ये मतलब है कि बेटा अब हमारा क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। ये साइन किसका है? ये टाउ का साइन है। किसका साइन है? टाउ का। ये ग्रीक लेटर है बेटा, ठीक है। जैसे अपने यहां हिंदी में जो चलता है का खा गा गा, ठीक है, इंग्लिश में चलता है ABCD, ऐसे ही ग्रीक लेटर्स चलते हैं बेटा, अल्फा बीटा जीटा ईटा आयोटा। उसी का एक वर्ड है क्या बेटा? टॉर्क का, जिसे अपन क्या बोलते हैं? टाउ, TOU। क्लियर है? तो रीस्टोरिंग है तो बेटा टाउ आर लिख देते हैं। तो हम बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। सर यहां पे माइनस ऑफ थीटा क्यों आया? क्योंकि बेटा पहली सारी चीजें लीनियर थी तो x लिख दिया, अब सारी चीजें एंगुलर हैं तो क्या लिख दिया बेटा? माइनस थीटा लिख दिया। कोई दिक्कत है उसमें? ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या बेटा यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा टाउ r इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k टाइम्स इनटू थीटा के बराबर। क्लियर है बच्चों? इसमें किसी में दिक्कत? ठीक है। और यहां पे बेटा हम लोग जानते हैं कि टाउ जो होता है, क्या चीज? टॉर्क जो होता है टाउ, दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा के बराबर होता है। क्लियर है? सर यहां पे आई क्या होता है? आई बेटा हमारा होता है MOI, दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? और अल्फा क्या है बेटा हमारा? अल्फा होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो अब यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं कि बेटा ये दोनों टॉर्क सेम है तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, तो आ जाएगा हमारा आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ के इंटू थीटा के बराबर। क्लियर है? तो यहां पे बेटा अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू माइनस का के अपॉन आई इंटू थीटा के बराबर। ठीक है। अब वही सेम स्टेप आ जाएगा क्या सर कि बेटा ये के बाई आई को आप क्या मान लोगे? ओमेगा स्क्वायर मान लोगे। तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा हो गया। क्लियर है? यहां पे आपने बोला अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, मतलब हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा? SHM कर रहा है। और इस SHM की अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो यहां से हमने ओमेगा को क्या निकालना है? दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के बाई आई। तो टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? T इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा।
ओमेगा की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ के अपॉन आई। बेटा आई ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा दैट इज टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन के। क्लियर है? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। क्लियर है? अभी तक हमारा क्या चल रहा था? टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो यहां पे क्या आएगा बेटा? आई बाई के आ गया, बस मास किससे रिप्लेस हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। क्लियर है? चलिए आगे चलते। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बेटा? सिंपल पेंडुलम के बारे में। ठीक है, मान लेते हैं बेटा ये जो पेंडुलम दिया गया है इसका मास कितना है? m मास है। क्लियर है? इसकी लेंथ कितनी दी गई है? दिस लेंथ इज l। क्लियर है? और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ये हमारा क्या हुआ है? थीटा हुआ है। क्लियर है? अब ये बेटा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया है। अब इसके पास मास है तो बेटा क्या लग रहा होगा? नीचे mg लग रहा होगा। क्लियर है? और ये बेटा रोप है तो इधर पे क्या लग रहा होगा? टेंशन T लग रहा होगा। ठीक है, अब mg के बेटा क्या हो रहे होंगे? दो कंपोनेंट हो रहे होंगे। एक इस डायरेक्शन में लगेगा दैट इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा, और एक कहां लग रहा होगा बेटा? नीचे की डायरेक्शन में दैट इज mg cos थीटा, क्योंकि ये एंगल भी क्या बन रहा होगा बेटा? थीटा बन रहा होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? अब अगर इस पेंडुलम के ऊपर मैं नेट टॉर्क लिखूं टाउ नेट, तो वो किस किस के वजह से आ रहा होगा? देखो, टॉर्क का फॉर्मूला एक और बता दो बेटा। अभी मैंने बताया टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, और एक और फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। क्लियर है? और इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, या फिर एफ परपेंडिकुलर इनटू आर। मतलब या तो फोर्स परपेंडिकुलर हो और हम लेंथ ले लें, या फिर तो लेंथ परपेंडिकुलर हो और हम फोर्स ले लें। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि बेटा ये तो हमारी लेंथ है, ये क्या दी गई है बेटा? ये सेम एल लेंथ है। क्लियर? अब ये टेंशन फोर्स तो लेंथ के ही अलोंग लग रहा है, और mg cos थीटा भी कहां लग रहा है बेटा? लेंथ के अलोंग। तो अगर मैं टॉर्क लिखूंगा तो टॉर्क ड्यू टू mg sin थीटा प्लस टॉर्क ड्यू टू किसके बराबर बेटा? टेंशन के बराबर, प्लस टॉर्क ड्यू टू mg cos थीटा। सारे फोर्सेस के टॉर्क लिख लिए। तो आप हमसे क्या कहोगे कि सर देखो ये टेंशन तो इसी के ही अलोंग लग रहा है, तो इसकी वैल्यू हो गई 0, और mg cos थीटा भी क्या हो गया बेटा? 0। हमें तो फोर्स परपेंडिकुलर चाहिए है, तो आप ये देखो इस लेंथ से परपेंडिकुलर कौन है बेटा? सिर्फ mg sin थीटा है ना, तो टॉर्क किसका आएगा? सिर्फ mg sin थीटा का आएगा। क्लियर है? तो हमारे पास टाउ नेट की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा? दैट इज mg sin थीटा। सुनते जाओ भी। अब ये टॉर्क कैसा टॉर्क है बेटा? ये टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क है। मतलब जब भी मैं किसी बॉल को जब भी मैं किसी बॉल को बेटा एक एंगल पे डिस्प्लेस कर देता हूं इधर पे, तो पता है इस बॉल का mg कहां लग रहा है? नीचे। पर इसका जो बॉल को वापस लेके आ रहा है ना, वो कौन सा कंपोनेंट है? वो mg sin थीटा वाला कंपोनेंट है। अगर मैं इधर पे बॉल को छोड़ूंगा तो ये वापस आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि सर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, एक ऐसी फोर्स लग रही है जो इसे यहां लाना चाह रही है, इक्विलिब्रियम पे लाना चाह रही है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? रीस्टोरिंग टॉर्क। और उस टॉर्क की वैल्यू कितनी है, या उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, या उस फोर्स का नाम कितना क्या है? तो सर उस फोर्स का नाम है mg sin थीटा। इस इंस्टेंट पे अभी क्या लग रहा है बेटा? mg sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू लिखेंगे सर, रीस्टोरिंग है, वापस ला रहा है, तो आगे किसका साइन लग जाएगा? माइनस का। रीस्टोर कर रहा है बेटा उसको। क्लियर है? वैल्यू रखो तो सर फोर्स तो ये आ जाएगी, हमने कहा बिल्कुल सही, तो ये आ गई mg sin थीटा। और सर आपने अभी हमने सिखाया है कि टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, या फिर परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये फोर्स हो गई परपेंडिकुलर और डिस्टेंस कितना है बेटा L, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे L। तो हमारे पास नेट टॉर्क जो आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू माइनस का mgl साइन थीटा के बराबर आ जाएगी। बिल्कुल सही। अब ध्यान से सुनो कि जब बेटा हम लोगों ने एंगुलर एसएचएम की शुरुआत करी थी, किसकी शुरुआत करी थी? एंगुलर एसएचएम की। तो हमने क्या वर्ड लिखा था कि एंगल्स आर वेरी स्मॉल। एंगल्स कैसे हैं? छोटू छोटू से एंगल है बेटा। जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू इज सिमिलर टू थीटा के बराबर होती है, ये याद रखना। और टेन थीटा के भी बराबर होती है। अभी काम की चीज हमारे लिए थीटा है। तो क्या लिख सकते हैं कि नेट टॉर्क टाउ नेट इज इक्वल्स टू माइनस का एम जी एल इंटू थीटा, ये आ जाता है। क्लियर है? अभी बेटा मैंने आपको बताया था जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में कि एक टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। तो वो लिख देता हूं। तो यहां पे आ जाएगा आई इंटू अल्फा इक्वल्स टू माइनस का एम जी एल इंटू थीटा। कोई दिक्कत है? बेटा आई को नीचे भेज दूं तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू माइनस का एम जी एल इंटू थीटा अपॉन आई। क्लियर है? आई क्या होता है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अभी हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। क्लियर है? एक पार्टिकल के लिए। तो बेटा मास कितना है इसका? m, और लेंथ कितनी है बेटा? l। तो क्या हो जाएगा? l का स्क्वायर। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पे? माइनस का एम जी एल इंटू थीटा अपॉन i की जगह हो जाएगा बेटा एम एल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, m से m गुजर गए और यहां से l से l गुजर गए। क्लियर है? अल्फा की वैल्यू क्या बचेगी? अल्फा इक्वल्स टू माइनस का क्या बचा? g अपॉन l इंटू थीटा के बराबर। क्लियर है? ध्यान से देखो, क्या बेटा फिर से ये रिलेशनशिप आ गया कि g अपॉन l किसके बराबर आ गया बेटा? क्या ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा? क्लियर है? तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे बेटा? एक स्लाइड ले लेते हैं। कि अभी मैंने क्या लिखा बेटा कि a इक्वल्स टू माइनस का g अपॉन l इंटू थीटा, यही लिखा। और अभी मैंने बोला कि बेटा ये जो g अपॉन l है इसकी वैल्यू किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है? तो ओमेगा इक्वल्स टू a इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो यहां से हमें क्या पता चल गया बेटा? यहां पे अल्फा लिखा था तो आगे अल्फा लिख लेते हैं। अल्फा इक्वल्स टू, पीछे अल्फा ही लिखा है ना? हाँ अल्फा है। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा के बराबर आ गया। और यहां से हम बोल सकते हैं बेटा अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। मतलब हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा? एस एच एम कर रहा है। ये पेंडुलम क्या कर रहा है बेटा? एस एच एम कर रहा है। अगर सर ये एस एच एम कर रहा होगा तो इसका कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा। हमने कहा बिल्कुल होगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा? तो हमने कहा देखो बेटा ओमेगा इक्वल्स टू आया अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल। क्लियर है? तो टाइम पीरियड क्या होता है? टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहां पटक दो तो टी इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल। एल कहां आ जाएगा बेटा? ऊपर। तो यहां से टाइम पीरियड आ जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पूरे चैप्टर में मैंने किसी भी चीज को डब्बे के अंदर बंद नहीं किया अलग से बना के, इसको बेटा अलग से कर रहा हूं, तो कोई ना कोई तो बात जरूर होगी इसमें। समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। क्लियर है? बिल्कुल नहीं भूलेंगे ये वाला कि टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। और खास बात, लोगों को क्या लगता है बेटा, इसमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं। क्या पाल लेते हैं? गलतफहमी। क्या? कि उनको ये लगता है कि बेटा टाइम, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इस मास पे डिपेंड करता है। मास 1 किलो का हो चाहे 1000 किलो का होगा, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है। यहां पे लिख देता हूं बड़े बड़े अक्षरों में, टाइम पीरियड, ऐसा लिख देता हूं, टीपी ऑफ एसपी। अरे यार नहीं पहचान पाए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब पूरा लिखूं क्या? तो टीपी ऑफ एसपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास सुना है कि नहीं सुना? तूफान आएगा, बढ़िया मूवी थी। तो किससे टाइम पीरियड किसका बेटा? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। क्लियर है? मास पे बेटा डिपेंड नहीं करता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। किस पे डिपेंड करता है बेटा? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम्स ऑफ एल। क्लियर है? और टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट टाइम्स ऑफ जी। ये सिर्फ जी और लेंथ पे डिपेंड करता है, इन दोनों चीजों पे करता है, इसके अलावा किसी पे भी नहीं करता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई सारे सवाल बनते हैं और यहां से बेटा कई सारे सवाल हम लोग भी देखेंगे अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन में, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें हैं। ठीक है, पर आप ये समझ जाओ मास पे डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ पे करेगा और जी पे करेगा। क्लियर है? चलिए अब अगले पढ़ने वाले हैं बेटा सेकंड्स पेंडुलम। नाम से ही समझ में आ रहा है सेकंड्स। सेकंड्स क्यों लगा है? क्योंकि बेटा इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड रहता है। आपने कई लोगों के घर में जाकर के देखा होगा, ऐसा पेंडुलम लटका रहता है घड़ी के अंदर, वॉचेस के अंदर, ठीक है, और ऐसे टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, वो वाला टिक टॉक नहीं, ठीक है। हाँ, क्या करता रहता है बेटा? इस तरीके से ये चलता रहता है। तो ध्यान से सुनना, ये जब यहां से यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा और वापस इधर आ जाएगा, तो बेटा इसका जो एक टाइम पीरियड होगा ना, वो 2 सेकंड के बराबर होता है। क्लियर है? उस पेंडुलम को हम क्या बोलते हैं? सेकंड्स पेंडुलम। क्लियर है? मैंने लिखा भी हुआ है बेटा यहां पे कि टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इज 2 सेकंड्स। बेटा इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2 सेकंड्स। क्लियर है? और कैलकुलेशन देखते हैं। मान लो बेटा यहां पे जी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर। जी की वैल्यू किसके बराबर है? पाई स्क्वायर के बराबर है। तो बेटा पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। 3.14 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो लगभग लगभग ये 9-10 के आसपास आ ही जाएगा आपका। क्लियर है? मतलब हमने बस इसको एक वैल्यू दे दी कि जी की वैल्यू किसके बराबर हो? पाई स्क्वायर हम ले लेते हैं, 10 के बराबर ही आएगी। चाहो तो आप करके देख लेना। ठीक है? तो टाइम पीरियड अगर मैं कैलकुलेट करूं तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, अभी देखा बेटा L बाई जी के बराबर होता है। सेकेंड्स पेंडुलम का सर आपने टाइम पीरियड कितना बोला? 2 सेकेंड, तो t की जगह डाल दो 2। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? L, और आपने g की जगह बोला क्या डाल दूं बेटा मैं? पाई स्क्वायर। क्या बेटा ये 2 से ये 2 कट गए, क्या बचेगा यहां पे? यहां पे आ जाएगा 1 इक्वल्स टू, बेटा क्या यहां से पाई स्क्वायर है तो रूट के बाहर आएगा तो पाई हो जाएगा, तो ये पाई अपॉन पाई अंडर रूट L।
तो ये पाई और पाई 4 पाई हो गए, कट गए एक दूसरे को। तो यहां पे बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 मीटर। दैट मीन्स, ध्यान से सुनो, ये तक पूछा गया है, नहीं हो रहा ना विश्वास। जब पेपर में आया था तो बाकियों को भी विश्वास नहीं हो रहा था। पेपर में यही पूछ लिया कि सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ जो रहती है वो कितनी रहती है, 1 मीटर रहती है। बताओ, ऐसे ऐसे तो सवाल आते हैं, क्लियर है, और आप लोग डर जाते हो। तो याद रखना बेटा, क्या बोल रहा हूं कि सेकंड्स पेंडुलम का जो लेंथ होती है वो होती है 1 मीटर, और टाइम पीरियड जो होता है वो 2 सेकंड्स। इतनी इतनी बातों पे सवाल आ चुके हैं, क्लियर है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, ये पूरा क्लियर है अच्छे से। चलो अब हम बेटा बात करने वाले हैं किसकी, इफेक्ट ऑफ जी की, ठीक है। जी बोले तो ग्रेविटी, ठीक है। तो जी यहां पे क्या है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, जब भी बेटा, अभी आपने देखा कि सर टाइम पीरियड जो था दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट टाइम्स ऑफ जी के बराबर था कि नहीं था। और अब हमने बेटा जी सिर्फ तब लिखते हैं जब इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होती है, और जब हमारी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर नहीं रहती है, वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं इफेक्टिव। तो अब हम लिखेंगे T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट टाइम्स ऑफ G इफेक्टिव, ठीक है। तो अब हमें इफेक्टिव G निकालना है, क्लियर है। जैसे फर्स्ट केस में बेटा यहां पे ये लिफ्ट है, क्लियर। तो लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, कि एक लिफ्ट दी गई है जिसमें हमारा ये पेंडुलम है, और ये लिफ्ट कहां की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है विथ एन एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो यहां पे बेटा इसका मास कितना है m, नीचे क्या लग रहा होगा mg, क्लियर है। अब क्योंकि बेटा इसके पास एक्सेलरेशन है, तो ये फ्रेम अब हमारे लिए कैसा फ्रेम हो जाएगा, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्लियर है। और आप जानते हो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में बनाने के लिए हम एक फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, और उस फोर्स को बोलते हैं पसीडो फोर्स। पसीडो नहीं, सीडो फोर्स। क्या बोलते हैं, सीडो फोर्स। तो देखो एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, ऊपर, तो सीडो फोर्स कहां जाएगी बेटा, नीचे, और m इंटू ए। मतलब सीडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ द ब्लॉक और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम के बराबर। तो यहां पे बेटा हमारी जी इफेक्टिव की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू जी प्लस ए। तो यहां पे हम टाइम पीरियड लिखेंगे, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट टाइम्स ऑफ जी प्लस ए के बराबर, क्लियर है। ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा, क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगले में फिर से लेफ्ट है, ये लेफ्ट नहीं है बेटा, लिफ्ट है ये। अब लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, अब ये सेम लिफ्ट कहां जा रही है बेटा, नीचे की तरफ जा रही है विथ एन एक्सेलरेशन a। तो यहां पे क्या है बेटा, मास m, नीचे क्या लग रहा होगा mg। अब सेम बेटा, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है, तो ये कैसा फ्रेम हो जाएगा, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में बनाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, एक सीडो फोर्स का इस्तेमाल करते हो, जो एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा m इंटू ए के बराबर। तो यहां पे हमारे पास g इफेक्टिव जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू क्या, g माइनस ए के बराबर आ जाएगा, क्लियर है। और टाइम पीरियड अगर लिखेंगे तो हम बोलेंगे t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट टाइम्स ऑफ g माइनस ए के बराबर, क्लियर है। ये हमारा टाइम पीरियड का रिलेशनशिप आ जाएगा, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखो, अब व्हेन लिफ्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब अब बेटा इसका जाने का डायरेक्शन कहां हो गया, यहां पे हो गया, ठीक है। नीचे क्या लगेगा बेटा, ये m मास है, नीचे लगेगा mg, और यहां पे लगेगा क्या बेटा आपका ma, क्लियर।
तो आपको पता है बेटा जब इस तरीके से लग रहा हो कि यहां पे क्या लगेगा अपना MA और नीचे क्या लग रहा हो MG, तो बेटा इसका जो नेट होता है ना वो इन दोनों के बीच में आ जाता है। क्लियर है? एंड दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ MA का स्क्वायर प्लस MG का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पे बेटा G इफेक्टिव की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज रूट टाइम्स ऑफ A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? और अगर इसे आप टाइम पीरियड में लिखोगे तो आप बोलोगे कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ ब्रैकेट के अंदर A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर है? ये हमारे पास क्या आ गया बेटा जब कब जा रहा है हॉरिजॉन्टल जा रहा है। नेक्स्ट देखो बेटा व्हेन कार इज टेकिंग अ टर्न, अब कार क्या ले रही है, एक टर्न ले रही है। देखो इस तरीके से कि कार एक टर्न ले रही है और ये हमारा क्या है बेटा एक सिस्टम है जिसमें ये पेंडुलम इस तरीके से टंगा हुआ है। ठीक है? नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही होगी सर? नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही होगी वो होगी mg। ठीक है? और आप ध्यान से सुनो, जब भी बेटा कोई टर्न लेता है या सर्कुलर मोशन होता है, कोई भी सर्कुलर मोशन विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स होना असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्लियर है? तो यहां पे क्या आ रही होगी, क्योंकि ये ऐसा टर्न ले रहा है तो बेटा इसके सेंटर की तरफ क्या लग रहा होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, mv स्क्वायर बाय r के बराबर होती है। क्लियर? तो सेम बेटा इसका जो नेट आएगा वो देख लेते हैं। इधर क्या लग रहा है बेटा mv स्क्वायर अपॉन r, नीचे क्या लग रहा है बेटा हमारा mg लग रहा है। तो जो नेट आएगा ना वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो नेट इन दोनों के बीच में आ गया और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ mv स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। क्लियर है? और यहां पे अगर G इफेक्टिव की बात करूं तो यहां पे G इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, G इफेक्टिव इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस G स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? टाइम पीरियड में भी रख सकते हैं, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर v स्क्वायर अपॉन r प्लस G स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास अलग अलग फॉर्म है किसके बेटा, इफेक्टिव G के। कि अगर G अगर हमारा बदलेगा तो टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा, वो हमने सारे केसेस देख लिए। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। आगे बेटा हमारे पास कंपाउंड पेंडुलम। सर ये कंपाउंड पेंडुलम क्या चीज है, ध्यान से सुनो बेटा। कंपाउंड पेंडुलम का ये मतलब है कि दुनिया की हम कोई भी चीज बोले तो कोई भी चीज अगर हम उठाएंगे और उसे हिंज कर देंगे और उसको अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो बेटा वो थोड़ा सा तो क्या करेगा, हिलेगा। थोड़ा सा अगर मीन पॉइंट के अबाउट थोड़ा सा भी हिल रहा है तो उसे हम किसका नाम दे देंगे बेटा, पेंडुलम का नाम दे देंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज, कैसा भी आकार हो सकता है और वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका मन करे तो आपने ये टीवी उठाई और इसको ऐसे कोने से टांग दिया और थोड़ा सा ऐसा धक्का दिया तो ये टीवी भी क्या हो रही है, साइड में मूव कर रही है। जैसे यहां पे मेरे पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर बेटा मैंने ये पैड लिया, ठीक है, इसको ऐसे कोने से टांग दिया, क्लियर है, थोड़ा सा अगर मैं हिला रहा हूं तो देखो ये मूव कर रहा है कि नहीं। यही हमारा कंपाउंड पेंडुलम है। कंपाउंड पेंडुलम मतलब हमें आकार से मतलब नहीं है, आकार कुछ भी हो सकता है। आपका मन करे तो मेरे मत्थे पे ऐसे कील लगाना, इधर माथे पे कील लगा देना और मुझे यहां दीवार से गाड़ देना और ऐसे पैर पे नीचे धक्का देना, तो मैं भी ऐसे ऐसे करके क्या करूंगा, मूव करूंगा। तो मैं भी क्या बन गया बेटा, अपने आप में एक कंपाउंड पेंडुलम बन गया। कोई भी चीज तुम्हारा जो मन करे उसे आप उठाओ, ऐसे टांग दो और उसको थोड़ा सा हिला दो, देखो वो हिल गया और आप बोल देना ये क्या है बेटा, कंपाउंड पेंडुलम है। और उसका हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। क्लियर है?
तो कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है कि दुनिया की कोई भी चीज को अगर हम एक पॉइंट से हिंज कर देंगे और उसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे देंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे देंगे, तो उसका जो टाइम पीरियड आएगा या उसका जो मूवमेंट आएगा उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए इधर देखते हैं कि बेटा हमारे पास एक इर्रेगुलर शेप है जिसका मास क्या है? m दिया गया है। क्लियर है? और आप ध्यान से मुझे ये बताओ बेटा, कोई भी मास होता है, कैसा भी मास होता है, आपने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा है कि इसका कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। मैं मान लेता हूं अभी इसका सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट है, cm लिख देता हूं। क्लियर है? ये क्या है बेटा? इस गिवन फिगर का क्या है? सेंटर ऑफ मास। और जिस पॉइंट से ये हिंज है उधर से लेकर के बेटा इधर की डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? LCM बोल रहे हैं। LCM। LCM का मतलब क्या है सर? ध्यान से सुनते जाओ, एक एक चीज सुनते जाओ, सब समझ में आएगा। LCM क्या है सर? LCM है बेटा लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द हिंज पॉइंट। मतलब अगर सेंटर ऑफ मास की अगर लोकेशन को बताते हैं तो क्या बेटा उसको सेंटर ऑफ मास लिख देते हैं। तो हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस को क्या बोल रहा हूं मैं? LCM बोल रहा हूं। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा टक करके ऐसे करके थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? ऐसे करके थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया। तो ये क्या करेगा बेटा? ध्यान से देखो, क्या ये थोड़ा इधर को मूव हो जाएगा? मतलब इसका जो अगला शेप बनेगा बेटा, ऐसा कुछ मूव हो जाएगा इधर की तरफ। मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास भी बेटा, क्योंकि अगर ये मास अब इधर को डिस्प्लेस हो गया तो इस सेंटर ऑफ मास की भी बेटा पोजीशन क्या हो जाएगी? थोड़ी डिस्प्लेस हो जाएगी। मान लो कि अब हमारा सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होकर के कहां आ गया बेटा? इस पॉइंट तक आ गया सेंटर ऑफ मास मूव हो करके। क्लियर है? और पर बेटा इसकी जो डिस्टेंस रहेगी सेंटर ऑफ मास की, दैट इज LCM, वो तो क्या रहेगी बेटा? सेम की सेम रहेगी। क्लियर है? अब यहां पे देखो, जैसे ही आपने डिस्प्लेस किया, सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है सर? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे हम ये मान लेते हैं कि हमारी पूरी बॉडी का मास, इस पूरी बॉडी का मास इस पॉइंट पे लो, इस पूरी बॉडी का मास इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, पूरा जमा है इस सेंटर ऑफ मास पे। तो यहां पे नीचे क्या लग रहा होगा बेटा? mg। और जैसे ही आपने इसको डिस्प्लेस किया, ये वापस अपनी पोजीशन पे आना चाह रहा होगा। कौन लेके आ जाना चाह रहा होगा सर? देखो आपने इसको यहां पे थीटा से डिस्प्लेस किया तो यहां पे क्या लग रहा होगा? mg के दो कंपोनेंट आएंगे, ये एंगल थीटा होगा तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये जो लग रहा होगा दैट इज mg sin थीटा। क्लियर है कि नहीं है? मतलब अभी भी ये जो फोर्स है ये किसका काम कर रही है बेटा? रीस्टोरिंग टॉर्क का। इसका तो कोई रोल ही नहीं है यहां पे mg cos थीटा का। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं टाउ ऑफ रीस्टोरिंग इक्वल्स टू माइनस का mg, क्या आ जाएगा बेटा यहां पे? sin थीटा इनटू लेंथ किसकी आ जाएगी बेटा? L लिख देता हूं, पर यहां पे लिख देता हूं cm। LCM स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ मास। पर बेटा ये जो लेंथ बता रहा है, मैं बार बार बोलता जा रहा हूं, बच्चे यही गलती करते हैं क्या? कि ये जो LCM लिखा है बेटा, ये हिंज पॉइंट से डिस्टेंस है। जहां से आपने ऐसे टक करके गाड़ दिया था ना, तो इधर से डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की। तो ये जो डिस्टेंस है ये कहां से डिस्टेंस है बेटा? यहां पे मैं लिख देता हूं कि सेंटर ऑफ मास जो लेना है दैट इज टेकन फ्रॉम हिंज पॉइंट। हिंज पॉइंट मतलब जिसके अबाउट आपने उसे गाड़ दिया है। क्लियर है? तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? टाउ आर को आप क्या लिख सकते हो कि आप सर टाउ आर को लिख सकते हैं आई अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का mg sin थीटा इनटू LCM। और मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया था कि बेटा ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटे होंगे, तो अगर डिस्प्लेसमेंट छोटे हैं तो ये एंगल भी क्या होगा? बहुत छोटू सा होगा, इत्तू सा होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या कि एंगल इज वेरी
स्मॉल। अगर एंगल हमारा छोटू सा है तो साइन थीटा की वैल्यू इज सिमिलर टू थीटा के बराबर है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? तो यहां पे लिख सकता हूं क्या बेटा, इसको रिप्लेस करके थीटा लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस का एम जी इंटू थीटा इंटू एलसीएम के बराबर। क्लियर है? अब बेटा यहां पे अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का एम जी इंटू एलसीएम अपॉन आई के बराबर, और इंटू यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, थीटा आ जाएगा। और फिर से वही हमारा प्यारा सा स्टेप आ जाएगा कि ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर है बेटा, ये हमारी बराबर है सर ओमेगा स्क्वायर के। क्लियर है? तो यहां पे लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। क्लियर है? मतलब अल्फा इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, एस एच एम कर रहा है। क्लियर है? सर इसका टाइम पीरियड क्या होगा, देखो ओमेगा कितना आया सर, ओमेगा तो आया है हमारा, ध्यान से देखो ओमेगा की वैल्यू इसके बराबर है ना, तो ओमेगा इक्वल्स टू एम जी इंटू एल सी एम अपॉन आई के बराबर। आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? भूल मत जाना। तो यहां पे बेटा ओमेगा की वैल्यू आ गई, स्क्वायर था तो ऊपर क्या लगा दो, अंडर रूट। थोड़ा बढ़िया सा अंडर रूट लगाते हैं, ऊपर क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो। तो यहां से बेटा ओमेगा की वैल्यू आ गई, तो टाइम पीरियड क्या आता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। वैल्यू पुट कर दो तो टाइम पीरियड आ जाएगा, और टाइम पीरियड जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होगा, ध्यान से सुन लो और भूलना मत। ठीक है? ऐसा नहीं कि बस आए और देख के चले गए। ठीक है? पढ़ाई करो अच्छे से। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये वाला टर्म नीचे आएगा तो आई ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, रूट ऑफ आई ऊपर आ गया अपॉन एम जी इंटू एलसीएम। ये बेटा हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। ये टाइम पीरियड दोबारा से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसा है बेटा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल पेंडुलम का भी इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड पेंडुलम का भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगर उसे एसएचएम में हल्के सवाल देना है तो फिर वो सिंपल पेंडुलम से देंगे, और अगर थोड़ा सा भी भारी सवाल देना है तो बेटा वो इससे दूर नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे, हम तो बता रहे हैं, इससे दूर वो नहीं जाएंगे, कंपाउंड पेंडुलम तक ही आके रुक जाएंगे। ठीक है? तो यहां पे t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी इंटू एलसीएम। बार बार बोलता जा रहा हूं, आई है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम है सर हमारा हिंज पॉइंट से लोकेशन। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब इसी पे बेटा सवाल कर लेते हैं कि सर सवाल कैसा आएगा। सवाल ये दिया बेटा, एक रॉड है वो इस पॉइंट से हिंज है, मान लो ये ऐसा है। ठीक है? अब इसको अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा इस तरीके से, तो देखो ये मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर है? इसी तरीके से ये रॉड है, हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो हम ये इतना सारा ड्रामा नहीं करने वाले हैं, ये कंपोनेंट निकालेंगे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे सीधा। ठीक है? चलो, तो हमने बोला सर आपने जो फॉर्मूला बताया वो है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन एम जी इंटू एलसीएम। यही है ना सर? हाँ बिल्कुल यही है। आप मुझे ये बताओ कि अगर एक रॉड बेटा एंड पॉइंट से अगर हिंज होती है, आपने सेंटर ऑफ मास में निकाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी निकाला है, अगर सेंटर पॉइंट से हिंज होती है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml स्क्वायर बाय 3 होता है। बीच से हो जाएगा तो ml स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा। क्लियर है? ये याद रखो, आई की वैल्यू बेटा बहुत काम की चीज है। तो यहां से आई कितना आ जाएगा सर, आई जो आएगा क्योंकि ये इस पॉइंट से हिंज है, दैट इज ml स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर है? अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, कहीं यहां बीच में होगा, जहां पे क्या लग रहा होगा, हमारा mg लग रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास की बेटा डिस्टेंस कितनी है सर, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस एक रॉड के लिए कहां होता है, यूनिफॉर्म रॉड के लिए
L/2 पे होता है। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई? L/2। ये L/2 क्या है बेटा? हमारा LCM। LCM सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। वैल्यू पुट कर दो तो T इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ, अभी I की वैल्यू लिख रहा हूं, क्या आएगा बेटा? ml²/3 इनटू, नीचे क्या है बेटा? mg इनटू LCM सेंटर ऑफ मास कितना है बेटा? L/2, तो ये हो जाएगा L/2। तो 2 कहां आ गया बेटा? ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? m से m गुजर गए, इससे ये गुजर गए, 2 ऊपर आएगा तो टाइम पीरियड कितना आ गया? t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ, 2 ऊपर आ गया तो 2L/3g। क्लियर है? तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा इसका टाइम पीरियड का। क्लियर है बच्चों? t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 2L/3g हमारा आंसर है। इसमें कोई डाउट है? बड़ा सिंपल सा है। सेम अब दूसरा सवाल हमें क्या दिया बेटा? एक रिंग दी गई है, इस पॉइंट से हिंज है और हमसे टाइम पीरियड पूछा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अब याद हो गया होगा, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन mgl लिख दो सीधा, और L पता है कहां पे पॉइंट है बेटा? सेंटर ऑफ मास पे। एक रिंग के लिए उसका सेंटर ऑफ मास कहां आता है सर? रेडियस पे ही आता है। तो ये तो LCM की वैल्यू कितनी हो गई? R। अब इस पॉइंट के अबाउट बेटा I जो होता है दैट इज 2mr²। ये वैल्यूज मैं बताता जा रहा हूं आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की याद करनी होगी। जब भी बेटा आपका रोटेशन स्टार्ट होता है, आपका टीचर हमेशा बताता है ये I की वैल्यू याद कर लो, बहुत काम की चीज है। क्लियर है? तो I की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, I की जगह कितना आ जाएगा बेटा? 2mr² अपॉन mg इनटू, बेटा L की जगह क्या आ जाएगा? फिर से R आ जाएगा। M से M चले गए, एक R से ये कैंसिल आउट, तो टाइम पीरियड कितना आ गया? t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ, कितना आ जाएगा? 2r अपॉन g के बराबर। क्लियर है? ये आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा प्यारा सा। क्लियर है बच्चों इसमें? तो मेरे ख्याल से अब कंपाउंड पेंडुलम भी आपको बहुत अच्छे से चमक रहा होगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं हम। अब हम लोग बेटा अपने चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, देखते जाओ। पहला सवाल क्या कह रहा है? जल्दी से पढ़ो। अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग। स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, स्विंग मतलब बेटा झूला, सावन के झूले होते हैं ना, वही झूला है। अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन सिटिंग पोजीशन। बेटा एक स्विंग दिया गया है, मान लो इधर पे है ये, ठीक है। अभी उसकी पोजीशन कैसी है? सिटिंग है। मान लो ये हमने बच्चा बना लिया और ये अभी बैठा हुआ है। क्लियर है? तो अब बेटा जब अगर ये बैठा हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे आ रहा होगा। क्लियर है? ये पोजीशन किसकी है? सेंटर ऑफ मास की। तो यहां से हम बोल देते हैं कि इसका LCM की पोजीशन ये आ जाएगी। ठीक है? अब क्या कह रहा है? अगले टाइम पे क्या हो रहा है? स्टैंड अप देन द पीरियड ऑफ द स्विंग विल। अब यही बच्चा इसी स्विंग में अब खड़ा हो गया है। अगर बेटा अब ये अगर खड़ा हो जाएगा तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? मतलब ये जो LCM की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। तो आपने पढ़ा है कि बेटा टाइम पीरियड जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम्स ऑफ L। क्लियर है? तो अगर मेरा लेंथ कम हो गया तो मेरा टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट टाइम पीरियड विल डिक्रीज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास ऑफ बोथ सस्पेंडेड इन अ सिंपल पेंडुलम इज हाफ फ्रॉम द इनिशियल मास, इट्स टाइम पीरियड इज। बेटा यहां पे बोथ नहीं आएगा, यहां पे बॉब आएगा। बॉब मतलब क्या होता है? ये जो हमने पेंडुलम बनाया था अपना,
इसमें बेटा ये जो मास लटका रहता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉब। क्लियर है। अब बॉब का मास क्या कर दिया, आधा कर दिया। आपने पढ़ा है बेटा कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। तो बेटा ये टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो मास से इंडिपेंडेंट है। मास को आधा, पौना, ढाई कितना भी करो, मास पे तो कोई, टाइम पीरियड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मास का। तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल पेंडुलम is suspended from a ceiling of a vehicle and its time period is t. Vehicle is moving with constant velocity. कैसे मूव कर रहा है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है सर, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एक्सेलरेशन जो है दैट इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है तो बेटा हमारा टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमसे पूछा गया देन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी, बेटा किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू टी के बराबर ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो जी की वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी। टाइम पीरियड जो पहले था वही बाद में होगा, दैट इज टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्लियर है। तो इक्वल टू टी के बराबर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A simple pendulum is suspended from the ceiling of a vehicle. बेटा ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, a lift is ascending with a acceleration of g by 3. क्लियर है। बेटा आपको एक लिफ्ट दी गई है जो असेंड कर रही है, असेंड मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, with a acceleration of g by 3. क्लियर है। What will be the time period of the simple pendulum suspended from its ceiling and its time period of the stationary lift is t. स्टेशनरी लिफ्ट है, अगर लिफ्ट रुकी हुई है उस टाइम पे बेटा टाइम पीरियड t दिया गया है, दैट मींस 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g के बराबर। और आपसे ये पूछा गया है जब ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है g बाई 3 से तब क्या होगा। हम जानते हैं बेटा तब हमारे पास g इफेक्टिव लग रहा होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू a प्लस जी के बराबर होगा, क्योंकि जब ऊपर जा रहा है उस कंडीशन में a प्लस जी होता है। ऐड कर लो बेटा दोनों को, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना है सर, g बाई 3 है, प्लस g करेंगे तो g इफेक्टिव कितना आ जाएगा बेटा, 4g अपॉन 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t डैश इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l, तो बेटा सेम रहेगा, अपॉन क्या आ जाएगा, 4g अपॉन 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा ऊपर, तो t डैश की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई रूट ऑफ बेटा 3l अपॉन 4g के बराबर। बेटा क्या 4 में से 2 बाहर ले लेता हूं और यहां पे रूट 3 अलग से लिख लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 बाई 2, ये अलग लिख लिया आपने। अंदर क्या रहेगा बेटा, 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी। क्या बेटा ये जो चीज है ये पुराने वाले टाइम पीरियड के बराबर है, दैट मींस हमारा जो न्यू टाइम पीरियड होगा t डैश, दैट विल बी रूट 3 बाय 2 टाइम्स ऑफ पुराना वाला टाइम पीरियड। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रूट 3 बाय 2 t। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is 39.2 pi square and g equals to 9.8 meter per second square. The value of time period is, t बताना है क्या होगा बेटा, फॉर्मूले में पुट कर दो। t इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l की वैल्यू कितनी है बेटा, 39.2 अपॉन पाई स्क्वायर इनटू बेटा नीचे क्या आ जाएगा, जी की वैल्यू कितनी है, 9.8। क्लियर है। बेटा ये 9.8 से ये 4 टाइम्स चला जाएगा, पाई स्क्वायर का पाई बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई पाई इनटू 4 का क्या बाहर आ जाएगा बेटा, 2 पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। टाइम पीरियड कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 4 सेकेंड्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम
इज इंक्रीज 4 टाइम्स। बेटा लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। आप जानते हो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम्स ऑफ एल। क्लियर है? अगर ये कितना टाइम्स बढ़ गया बेटा? 4 टाइम्स, तो ऊपर क्या लगा हुआ है? अंडर रूट, तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो टाइम पीरियड कितना बढ़ जाएगा बेटा? न्यू टाइम पीरियड बढ़ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पुराना वाला टाइम पीरियड, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिकम्स ट्वाइस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पॉइंट टू अनदर एक्सट्रीम पॉइंट। बेटा अगर टोटल टाइम पीरियड कहता ना, मान लो ये कौन सा पेंडुलम है? सेकंड्स पेंडुलम है, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट से ये एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब ये इधर से इधर जा रहा है। क्लियर है? अगर हमसे इधर से इधर और इधर से वापस इधर पूछता तो कितना होता बेटा? 2 सेकंड होता। पर हमसे एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक पूछा है तो बेटा उसका आधा हो जाएगा, दैट मींस 1 सेकंड। क्लियर है कि नहीं है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम इज, अभी हमने बेटा कैलकुलेट किया है सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है? दैट इज 1 मीटर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट, अगला बेटा हमारा टॉपिक आ जाता है, दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में बेटा हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कशन किया था, बहुत थोड़ा सा ही किया था, अभी भी हम ज्यादा नहीं करेंगे। क्लियर है? बस 2 चीजें यहां पे दिखानी है, वो 2 चीजें बताने के बाद डैम्प्ड ऑसिलेशन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या कह रहा है बेटा? डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या कह रहा है? इज देयर एनर्जी लॉस देन वी ऑसिलेट टू अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है बेटा? हमारा एम्पलीट्यूड धीरे 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 करके खत्म हो जाता है, क्योंकि यहां पे हम लोग एनर्जी का लॉस कंसिडर करते हैं। क्लियर है? इसकी अगर बेटा इक्वेशन देखें, हम यहीं पे लिख देते हैं, इसकी अगर इक्वेशन देखें तो बेटा आएगी F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये तो बेटा जब से SHM पढ़ाए हमने तभी से माइनस के एक्स चला जा रहा है। और माइनस के एक्स को हम बोलते क्या थे सर? हम माइनस के एक्स को बोलते थे कि जो माइनस के एक्स है ना, ये वाला टर्म, दैट इज अ रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है? ये तो स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है रीस्टोरिंग फोर्स से। इसके साथ एक टर्म और ऐड हो जाता है, दैट इज माइनस का बी इंटू वी। माइनस का बी इंटू वी, और ये टोटल वैल्यू क्या होती है बेटा? ये ड्रैग फोर्स होती है। ड्रैग फोर्स वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कोई चीज जैसे अपन खींच के ले जा रहे हैं या ड्रैग हो रही है, घिस रही है, कोई चीज घिसती है तो बेटा एनर्जी का लॉस होता है, और वो घिसते 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 एक टाइम बाद क्या हो जाएगी बेटा? रुक जाएगी। तो बेटा ये ड्रैग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एनर्जी के लॉस के लिए। क्लियर है? इसका फिर से अगर बेटा मैं लिखूंगा, फोर्स को क्या लिख सकते हो? m इंटू ए इक्वल्स टू माइनस का के एक्स माइनस का b इंटू वी। बेटा m को नीचे भेजो तो a इक्वल्स टू माइनस का k बाई एम इंटू एक्स माइनस का b बाई एम इंटू वी। क्लियर है? ये सेम बेटा हमारी इक्वेशन क्या कर रही होगी? ऑसिलेशन बता रही होगी आपको। क्लियर है? और इसका अगर बेटा आप डिफरेंशिएशन करोगे और अगर मैं x की वैल्यू निकालूं डिस्प्लेसमेंट की, तो वो वापस से x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी ही आएगी। आपके कोर्स में कहीं से कहीं तक इसका बेटा कन्वर्जन नहीं है, डबल डेरिवेटिव आता है, बहुत ज्यादा मैथ्स लगती है, आपके कोर्स में नहीं है। क्लियर है? आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ इसके बाद की चीज है क्या? कि बेटा यहां पे अभी तक हमारा एम्पलीट्यूड क्या रहता था? कांस्टेंट रहता था हमेशा। पर जब हम डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ते हैं तो बेटा एम्पलीट्यूड क्या कर रहा होता है? वेरी कर रहा होता है। दिस एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज वेरिंग। और ये वेरिंग की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो हमारा एम्पलीट्यूड आ जाएगा a इक्वल्स टू a नॉट e की पावर माइनस का बी टी बाय 2m। ये हमारा वेरिएशन आता है एम्पलीट्यूड का। क्लियर है? जैसे आप इसमें अगर आप देखें
कि ये सर एम्पलीट्यूड किस रेट से चेंज हो रहा है, तो इसका जो रेट चेंज लिखा हुआ है वो ये है कि a इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर एक्सपोनेंशियल है बेटा माइनस का बी टी अपॉन 2m। आपको बस इतनी चीज याद रखनी है। क्लियर है कि नहीं है? कई बच्चों को ये चीज याद नहीं होती। बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। ए क्या है बेटा आपका? एम्पलीट्यूड। ए नॉट तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया, ई की पावर बी टी बाई एम। देखो बी से याद रख लो, बी टी मतलब बिट्टू टिक्की। बिट्टू की टिक्की खाओगे तो दुगने मोटे हो जाओगे, तो बी टी बाई 2m। क्लियर है? बिट्टू की टिक्की खाओगे तो डबल मोटे हो जाओगे। क्लियर है? तो ये आ जाएगा बी टी बाई 2m। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब इसका बेटा बस एक चीज आपसे पूछा जाता है, इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ याद रखना बेटा, एक्सपोनेंशियल का अगर ग्राफ देखोगे एम्पलीट्यूड का, तो ये वैल्यू किसकी है बेटा? ए नॉट की। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये एक्सपोनेंशियली घटता जाता है। क्लियर है? आपके लिए सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ दो, बार बार बोलता जा रहा हूं। एक ये, क्लियर है, और दूसरा इसका ग्राफ कैसे बनता है, बस ये। इसके अलावा आपसे ड्रैग फोर्स में वो कुछ भी नहीं पूछेगा। क्लियर है कि नहीं है? आप ही से क्या बेटा, यहां तक के आईआईटी वाले जो पेपर रहता है जेई का और एडवांस का, तो उसमें भी मेंस में आता है, एडवांस में नहीं आता है। तो वो खुद इस पे इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं जहां पे ये डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तो इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करो, बस ये दोनों चीजें याद करके चले जाओ, आपका कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला है। क्लियर है बच्चों? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। जाते जाते बस एक लाइन कहना चाहूंगा, सावन तो छोड़ धूप में भी बरसात होगी। सावन तो छोड़ धूप में भी तेरी बरसात होगी, जिस दिन तू खुद को पहचानेगा और तेरी खुद से मुलाकात होगी। दैट मीन्स यू हैव सो मच ऑफ स्टैमिना। बस उस स्टैमिना को, उस एनर्जी को एक जगह डायरेक्ट कर दो। ठीक है? थैंक यू सो मच। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।